नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल टॉप गुरु में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन के टेबल 2। ठीक है, यहाँ पर स्टेज 2 के 21 जनवरी 2019 के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, और ये आपका जो है तो डेटा ट्रेड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों पार्ट ए में 100 क्वेश्चन रहेंगे और जो पार्ट बी रहेगा ना आपको उसमें 75 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो जो 75 क्वेश्चन आपके जो थियोरटिकल आते हैं फेडर के थ्योरी वाले क्वेश्चन है, तो वो दोस्तों आपका पार्ट बी रहेगा। और पार्ट ए में आपके कौन कौन से रहेंगे 100 क्वेश्चन। और 100 क्वेश्चनों में से आपके बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के लगभग 40 से 45 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और बाकी मैथ और रीजनिंग और जीके वगैरह के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो जो पार्ट बी होगा ना तो उसको आप पीडीएफ हम दे देंगे, तो वहीं से आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लीजिएगा, तो वहाँ से पढ़ लेंगे। और जो पार्ट ए है उसको हम कराएंगे आज। ठीक है, पूरे टोटल 100 क्वेश्चन कराएंगे। पूरा वीडियो लास्ट तक अवश्य देखना, बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, और बहुत कुछ अच्छा आप सीख के जाएंगे। चलिए बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि डैश कंप्यूटर को तार संयोजित कनेक्शन वाले नेटवर्क से जोड़ने का सर्वाधिक आम तरीका है। यानी कि कंप्यूटर को दोस्तों तार के रूप में तार से यहाँ पर संयोजित करके कनेक्शन देने वाला नेटवर्क क्या बोलते हैं उसे? ईथरनेट। ठीक है, तो उसे उसका नाम क्या हो जाएगा आपका? ईथरनेट। ओके, और लैन जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है सभी लोग जानते होंगे, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर उस घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। यहाँ पर घन के बारे में बात कर रहा है, यानी कि आपका घन के जो विकर्ण होता है वो क्या होता है? ठीक है, भुजा अगर ए है तो घन का विकर्ण a√3 हो जाता है। ठीक है, यानी कि भुजा अगर उसकी 3 है तो उसका जो विकर्ण हो जाएगा 3√3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी इकाई में एक या अधिक चल भाग हैं तो चल भागों की चरम स्थितियों का संकेत निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो यहाँ पर दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो पार्ट होता है ना, तो उससे दोस्तों आपके ये लाइंस वाला टाइप है। ठीक है, लाइन के टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, लंबे डैश युक्त दोगुनी डॉट वाली पतली रेखा है। ठीक है, यानी कि आपको थोड़ा यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लेकर आते हैं इसे, तो आपका यहाँ पर कौन सा पार्ट हो जाएगा, कौन सी लाइन हो जाएगी आपकी? के वाली। ठीक है, ये वाली लाइन हो जाएगी। और चैन थिन डबल डैश लाइन इसी के बारे में पूछा गया है। तो इसमें से दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो K2 है उसमें लिखा है कि अल्टरनेटिव एंड एक्सटर्म। ठीक है, और पोजीशन ऑफ मूवेबल पार्ट। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे और इसको पीडीएफ हम दे देंगे, तो पूरा आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों सेटिंग अरेंजमेंट का है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ई एफ जी और एच एक पंक्ति में बैठे हैं और एफ और एच एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। ठीक है, एफ और एच एक दूसरे के बगल में बैठे हैं तो इस तरह भी बैठ सकते हैं, और दूसरी स्थिति क्या हो सकती है? इस तरह। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि ई और जी एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। तो ई और जी एक दूसरे के बगल में बैठे हैं तो उसके बारे में अभी हमें मालूम नहीं, ई और जी के कोई रिलेशनशिप नहीं पता चल रहा है। आगे देखेंगे जी एच या एफ के बगल में नहीं बैठा, तो जी एच या एफ के बगल में नहीं बैठा है, यानी कि ई इधर आ जाएगा। ठीक है, ई इधर आ जाएगा और जी इधर आ जाएगा, क्योंकि जी और ई एक दूसरे के बगल में है और जी जो है एफ या एच के बगल में नहीं है। ठीक है, और इसी तरह अगर देखते हैं तो इधर ऐसे बन जाएगा। आगे क्या बोल रहा है कि एच ई के बगल में एच जो है ई के बगल में बैठना नहीं चाहता, एच जो है ई के बगल में नहीं बैठना चाहता है, यानी कि यहाँ पर दोनों ही कंडीशन हमारी राइट हो जाएंगी। ठीक है, तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि दोनों किनारों पर कौन से लोग बैठे हैं? तो दोनों किनारों पर जी और एच, यहाँ पर भी जी और एच है। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर चौथा राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। पांचवें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि उस विषम आकृति के चयन करें जो अन्य आकृति से भिन्न है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंपल से आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पर कितने हैं? 4 वर्ग हैं। ठीक है, 4 वर्ग हैं और 5 सर्कल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 वर्ग तो हैं लेकिन 5 सर्कल नहीं है। ठीक है, केवल 4 ही सर्कल हैं, इसलिए दोस्तों आपका अलग हो जाएगा। बाकी आप सभी में देखेंगे, तीसरा और चौथा ऑप्शन भी आप देखेंगे तो 4 वर्ग हैं और 5 वृत्त हैं। ठीक है, आप चाहे तो गिन सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ऊष्मा को मापने के लिए
निम्नलिखित में से किस मीटर का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो ऊष्मा को मापने के लिए दोस्तों कैलोरी मीटर का यूज़ करते हैं अपन लोग। और आप एनर्जी मीटर के बारे में समझे तो यह दोस्तों एक ऊर्जा मापी और सामान्यतः उन सभी उपकरणों को कहा जाता है जो वैद्युत ऊर्जा का माप करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। और विद्युत मापी प्रायः किलोवाट प्रति घंटा, ठीक है, में अंशांकित कैलिब्रेटेड होते हैं। ओके, अगला यहाँ पर आपका मीटर लिखा होता है। एमीटर आपका जो होता है वह किसी शाखा में बहने वाली विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र होता है। वाट मीटर के बारे में आप समझे तो ये दोस्तों शक्ति मापी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका उत्तोलक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। और उत्तोलक दोस्तों लगभग 3 से 4 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में पूछे गए थे। ठीक है, 2019 में। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि डैश उत्तोलक में बीम को पकड़ने के लिए बीरिंग या अन्य उपकरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय श्रेणी के उत्तोलक की। ठीक है, तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक की यहाँ पर आवश्यकता होती है। बीम को पकड़ने के लिए बीरिंग या अन्य उपकरणों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर तृतीय श्रेणी का देखो, उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। और इसमें उत्तोलक में क्या क्या होता है? फलक्रम होता है, लोड होता है और एफर्ट होता है। ठीक है, जब भी दोस्तों मिडिल में आपका फलक्रम होता है तो प्रथम श्रेणी का हो जाएगा, और जब बीच में लोड होगा आपका तो द्वितीय श्रेणी का, और बीच में आपका क्या होगा? एफर्ट होगा तो तृतीय श्रेणी का। ठीक है, देखो यहाँ पर फलक्रम ये रहा ना, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है ये। फलक्रम ये रहा और बीच में क्या एफर्ट है, तो बीच में अगर एफर्ट है तो आपका तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये तो आसानी क्वेश्चन है, बोर्ड मास का, सिंपल सा। यहाँ पर 2 लिखते हैं और माइनस की जगह क्या बदलना है आपको? माइनस प्लस को निरूपित करता है। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा 6, और मल्टीप्लाई डिवाइड को करता है तो डिवाइड 3, और प्लस किसको करता है? यहाँ पर प्लस आपका देख सकते हैं मल्टीप्लाई को। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? 2 चौको 8, 2 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला जा रहा है कि वह भौतिक स्थान जहाँ कंप्यूटर जानकारी संग्रहित करता है डैश कहलाता है। ठीक है, वह भौतिक स्थान जहाँ जो है तो कंप्यूटर जानकारी संग्रहित करता है क्या कहलाता है? आपका हार्ड डिस्क। ठीक है, अब हार्ड डिस्क की जगह दोस्तों आपका क्या यूज होने लगा? SSD यूज होने लगी है। ठीक है, अधिकतर लैपटॉप या कंप्यूटरों में लोग SSD यूज ही करते हैं अधिकतर। ठीक है, पहले हार्ड डिस्क ज़्यादा चलती थी, तो उसका दोस्तों हार्ड डिस्क में क्या होता है कि कंप्यूटर की कोई भी जानकारी यहाँ पर संग्रहित रहती है। ठीक है, तो इसका दोस्तों यह आंकड़ों को सहेज कर सुरक्षित रखने वाला यंत्र है जो डिजिटल जानकारी चुंबकीय रूप से लिख और पढ़ सकता है। ठीक है, यानी कि जो डिजिटल जानकारी आप उसको देंगे तो वह दोस्तों आप क्या करता है कि चुंबकीय रूप में लिख या पढ़ सकता है उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक वस्तु को 642 में बेचा गया है जबकि उसका क्रय मूल्य इतना है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ देखो कितना हो रहा है उसको, प्रॉफिट CP 600 है और उसका सेलिंग प्राइस क्या है? 642। ठीक है, यानी कि उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है? 42 रुपये का। और क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में हमेशा लाभ और हानि निकालते हैं, तो 600 को इसमें डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा? 7%। तो 7% आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर लाभ प्रतिशत पूछा गया तो आपका 7% आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज में नहीं दिया, यानी कि 7% का मतलब क्या होता है? 7/100। ठीक है, यानी कि आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, इसमें क्या पॉइंटों में लिखा गया है, परसेंटेज को न लिखकर पॉइंट में लिखा गया है। ओके, तो आपका आंसर क्या होगा? पहला ही ऑप्शन राइट होगा, आप अचंभित ना होइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है कि एक गेंद, ठीक है, एक 0.5 किलोग्राम वजन वाली गेंद को 20 मीटर की ऊंचाई 20 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से गिराया जाता है, तो भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगी? ठीक है, और यहाँ पर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन दिया है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको लेना है। तो यहाँ पर आपकी एक बिल्डिंग है यहाँ पर, और यहाँ पर बॉल रखी हुई है, और उसके जब नीचे गिराया जाता है, पूछा जा रहा है कि जब वो पृथ्वी के बिल्कुल पृथ्वी को छूने ही वाली हो, तब उस टाइम पे जो सोर्स की क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना, वो जो अधिकतम हाइट पर थी जब, तो वहाँ पर जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी थी उसी के बराबर हो जाती है, ये आप ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? mgh होता है, स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर मास आपका क्या गिवन है? 0.5 किलोग्राम, और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका 10, और आपका हाइट कितनी है यहाँ पर? 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर इमारत है हाइट की। ठीक है, और यहाँ पर 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाने वाला है? इधर से 100 जूल आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। जो आपकी जो पृथ्वी से जब बॉल छूने ही वाली हो, जस्ट छूने ही वाली, थोड़ी सी दूर हो नामात्र की, तो वहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाती है जब वह वस्तु अधिकतम हाइट पर होती है। ये आप ध्यान देना, इतना ही इसमें है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में है कि रक्त के उचित स्कंदन यानी क्लॉटिंग के लिए निम्नलिखित में से किस विटामिन की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, विटामिन के की आवश्यकता होती है जो ब्लड होता है उसकी क्लॉटिंग के लिए, यानी कि रक्त का थक्का किससे जमता है? विटामिन के कारण। अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी है तो अगर आपको चोट लगती है ना, तो वहाँ पर बहुत टाइम तक ब्लड जो है तो निकलता रहता है आपके शरीर के बाहर, ठीक है। अगर विटामिन विटामिन के आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में है तो चोट लगती है तो ब्लड आराम से जल्दी से बंद हो जाएगा, ठीक है, क्लॉट हो जाएगा वहाँ पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि यहाँ पर इस सीरीज ये दी हुई है श्रृंखला और इसका आपको माध्य निकालना है, ठीक है। मीन मीन एक तरह से देखा जाए तो दोस्तों आपका एवरेज ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मीन बराबर क्या हो जाएगा आपका? सभी को ऐड कर लेना है तो 5 2 7 8 15 और 15 14 कितना होगा आपका? 29 29 21 आपका कितना हो जाएगा? 50, ठीक है। तो 50 बटे जितने नंबर दिए हों, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, यानी कि आपका आंसर माध्य क्या आ जाने वाला है? 10, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? चौथा। ओके, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, फ्रेंड्स क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 सेकेंड एक त्वरित त्वरणशील एक कार, 1 सेकेंड एक त्वरणशील कार, ठीक है, त्वरणशील उसी कार से डैश गुनी अधिक दूरी तय करेगी। दोनों ही मामलों में कार विस्थापन से समान त्वरण पर चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा कि पहले जो कार थी, वह जो पहली कार थी वह 2 सेकंड तक त्वरित रहती है और जो दूसरी कार है वह 1 सेकंड तक त्वरित रहती है, वही सेम कार। बोला जा रहा है कि कौन सी मतलब कि कार से, ठीक है, दूसरी कार जो पहली कार से कितनी गुनी अधिक दूरी तय करेगी, ठीक है। पहली कार दूसरी कार से कितनी अधिक दूरी तय करेगी, तो ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए कि एक आपका जो यहाँ पर विस्थापन जो आपका डिस्प्लेसमेंट एस बराबर होता है, एस बराबर क्या होता है? यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर होता है, सभी को मालूम ही होगा, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे हम? तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो आपका दिया गया है, आपका दो दो समय दिया हुआ है। एक T1 आपको दिया हुआ है, उसको मान लेते हैं T1 और वो 2 सेकंड है, ठीक है। और आपका एक T2 है, T2 आपका 1 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है, 1 सेकंड। तो अब इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर जो प्रारंभिक मान होगा ना, दोनों का 0 ही लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि वस्तु कोई भी वस्तु जो है तो प्रारंभिक में जब रहती है तो उसका प्रारंभिक वेग हमेशा 0 ही रहता है। तो यहाँ पर जो S1 हम ले लेते हैं तो यहाँ पर ये अगर u का मान 0 है तो इधर पूरा 0 हो जाएगा और बराबर 1/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? a और इंटू टी करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 2 सेकंड, ठीक है, यानी कि आपका 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। तो इधर से आपका S1 बराबर क्या हो जाने वाला है? 4 और a/2, ठीक है। S2 यहीं पर अगर हम निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये इधर भी 0 रहेगा और आपका 1/2 और a और इंटू T2 क्या है आपका? 1 सेकंड, ठीक है, यानी कि S2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर इसमें आप क्या रख दें कि S2 का मान यहाँ पर रख दें, ठीक है, क्या? a/2, ठीक है। तो यहाँ पर S1 बराबर आपका क्या हो जाएगा? 4S2, ठीक है, यानी कि जो प्रारंभ में जो प्रारंभिक कार थी, पहली कार, वह दोस्तों दूसरी कार से 4 गुना अधिक दूरी तय करेगी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला। ओके, क्लियर है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से उस पदार्थ की पहचान करें जिसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता उच्चतम होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पानी, वाटर। वाटर की दोस्तों विशिष्ट ऊष्माधारिता सर्वाधिक होती है, क्यों? क्योंकि दोस्तों जो H2O होता है, जल होता है, तो वह दोस्तों उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है, जिसको तोड़ने के लिए बहुत ही अधिकतम एनर्जी की जरूरत होती है। इसलिए दोस्तों आपका जो पानी होता है उसकी जो विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है अधिकतम होती है, उच्चतम होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि लगाए गए बल को संतुलित करने के लिए लगने वाले प्रतिरोध और लगाए गए बल के अनुपात को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाने वाला है आपका? यांत्रिक लाभ। तो यहाँ पर आपका जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है ना, यांत्रिक लाभ, तो वो क्या होता है? यांत्रिक लाभ बराबर होता है जो आउटपुट फोर्स बटे इनपुट फोर्स, ठीक है, यानी कि आपका कितना यहाँ पर बल निकल रहा है और बटे कितना बल आपने लगाया, ठीक है।
तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक अशुशक्ति और कितने हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होती है, तो 746 के बराबर होती है। तो बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन है कि 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है और 3 गोले बनाए जाते हैं। उसके बाद बोला गया है कि यदि दो दो गोलों के व्यास क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तो तीसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तीसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने की सबसे पहले उसकी त्रिज्या आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको आयतन केवल बराबर करना है, तो 4/3 और आपका पाई और आर की घात 3। तो यहाँ पर व्यास आपका जो है टोटल बड़े वाले का क्या है 12, यानी कि उसकी त्रिज्या 6 हो जाएगी, कि 6 की पावर 3 हो जाएगा। और बराबर इसको किसके करना है 4/3 और पाई कॉमन ले लेते हैं इसको, और अंदर क्या बचेगा आपका 3 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि त्रिज्या 3 रहेगी, 3 की पावर 3 रहेगी, सॉरी, ठीक है, क्योंकि त्रिज्या का जो क्यूब होता है यहाँ पर 3 की पावर 3, और प्लस में आपका क्या रहेगा 5 की पावर 3, प्लस आप एक तीसरा गोला है उसकी त्रिज्या मान लेते हैं स्मॉल आर, ठीक है, की पावर 3। इसको बराबर करेंगे तो ये इससे ये कट जाने वाला है आपका, और आपका जो बाकी से 216 इधर हो जाएगा, और बराबर उस साइड क्या हो जाएगा आपका 27 प्लस 125 और बराबर प्लस आपका आर की घात 3। इसको जब देखेंगे कि कितना आएगा तो 216 माइनस इधर से आपका ये होने वाला है 7 5 12, 2 2 4 1 5, और इधर से आपका 1 1। इधर से आप जब माइनस करेंगे तो यहाँ से क्या आने वाला है आपका 4 और 6, यानी कि आपका जो आर की घात 3 होगा 64, यानी कि आर की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा गोले का। तो यहाँ पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r² होता है, ठीक है, यानी कि 4 पहले से है और पाई पाई में ही आपको मान देना है, तो पाई आप रखे रहिए, और आर कितना है आपका 4 है, तो 4 कवर करेंगे यानी कि 16 आ जाएगा। तो 16 चौको 64, यानी कि 64 पाई आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर चौथा राइट हो जाएगा। ओके, क्लियर है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर 1157 को 64 लिख सकते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, ठीक है। तो आपको दोस्तों कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप जब भी इस तरह का देखो बहुत बड़ा नंबर है उसके बाद छोटा नंबर दिया हुआ है, और यहाँ पर देखें तो आप एक गौर करेंगे तो ये 8 के स्क्वायर है, और इसी तरह यहाँ पर जो है तो सारे ही ऑप्शन आपके स्क्वायर दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि मतलब कि 8 इधर पे लाना है, इनको जोड़ घटा के कुछ भी करके 8 का वर्ग करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कितना हो रहा है, इनका योग करेंगे अगर 1 3 4 4 और 5 9 9 7 कितना हो रहा है आपका 16, ठीक है, यानी कि 16 हो रहा है। तो यहाँ पर आपका 16, तो 16 इंटू क्या हो रहा है आपका देखो 16 हो रहा है ना, तो अब उसका वर्ग तो आपका 64 होगा नहीं, अगर उसका आधा कर देते हैं आप, ठीक है, अब फिर उसका वर्ग करेंगे तो आपका 8 का वर्ग करेंगे फिर 64 बनेगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर अगर लॉजिक लगाते हैं आप, देखो हम आपके सोचने की बता रहे हैं, ठीक है, कैसे आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो इधर करेंगे तो यहाँ पर 4 5 9, 9 7 16 और 9 25, ठीक है। तो 25 का जब आधा करेंगे तो वो तो आधा होगा ही नहीं, तो इसलिए आपका यहाँ से ये लॉजिक नहीं लगेगा, ठीक है। लॉजिक क्या लग रहा है कि यहाँ पर देखो 16 आ रहा था ना, 16 और मल्टीप्लाई जितने नंबर हैं, ठीक है, तो 4 नंबर हैं तो 4 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से 64 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे तो 25 आ रहा था और आपके कितने नंबर हैं 5 नंबर हैं, ठीक है, तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर क्या होने वाला है 125, इस तरह से आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया गया है कि इस समीकरण में यहाँ पर चिन्हों को बदलने पर कौन सा, यहाँ पर अगर चिन्ह बदलेंगे तो ये राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिवाइड और माइनस को आपको बदलना है। तो हमेशा जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमेशा आप नीचे से सॉल्व करें, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है ना नीचे दे देता है ऑप्शन, ताकि बच्चे ऊपर से करें और टाइम ज़्यादा ले लें, ठीक है, नीचे पहुँचते तो हमेशा नीचे से करें। तो आपको किससे करना है डिवाइड और माइनस से चेक कर लें। तो यहाँ पर 12 डिवाइड 3 प्लस 8 और मल्टीप्लाई 2 और माइनस 4 बराबर 16 आ रहा है कि नहीं आ रहा देखें। तो इधर से 4 आ जाएगा और प्लस 16 माइनस 4, तो इससे ये कट गया, नहीं कि 16 16 आपका बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया है कि 100 रुपये की राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। ये तो आसान ही है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो 10% की रेट है, एक वर्ष की जो रेट है 10% है, तो 2 वर्ष में जो SI आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो कॉस्ट जो आपका
जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो क्या हो जाने वाला है 10% प्लस आपका 10%, और प्लस क्या होता है 10 × 10/100, इस तरह से निकालते हैं ना जब 2 साल का हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना आने वाला है 20, और इधर से आपका 1 आने वाला है, यानी कि 21% इधर से आ जाएगा। तो 21% यानी कि कितना अंतर है इनके बीच में 1% का। ठीक है, तो 100 का आपको क्या निकालना है केवल 1%, तो 1 ही आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक पाइप, ठीक है, पाइप ए और 50 मीटर क्यूब प्रति घंटे की दर से किसी टंकी को भरता है, और पाइप बी को उसी टंकी को भरने में 4 घंटे लगते हैं। तो पाइप बी है वह 4 घंटे में टंकी को भर सकता है, और बोला जा रहा है कि यदि, ठीक है, यदि एक साथ खोले जाने पर वे टंकी को 2 घंटे में भर देते हैं। ठीक है, तो दोनों एक साथ खोले जाते हैं, यानी कि ए और बी एक साथ अगर खोले जाते हैं तो 2 घंटे में भर देते हैं। तो यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, और तो इसकी बी की इफिशियंसी आ जाएगी आपकी कितनी 1 आ जाएगी, और ए और बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर ए और बी की 2 है और बी की आपकी पहले से 1 है, तो एक की कितनी हो जाएगी इफिशियंसी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो 1 की इफिशियंसी हमने निकाली, लेकिन जो एक क्वेश्चन में है 50 मीटर, ठीक है, 50 मीटर क्यूब पर आवर दिया हुआ है, यानी कि एक रेशियो का मान अगर ये है तो टंकी की क्षमता आपसे आयतन पूछा गया, तो 4 रेशियो उसकी क्षमता है, यानी कि कितना हो जाएगा आंसर 50 × 4 यानी कि 200 मीटर क्यूब। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में दोस्तों आपका फिर से इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन है कि किसी आइसोमेट्रिक दृश्य यानी कि आइसोमेट्रिक व्यू का उपयोग करते समय आप अपने आरेख को 3 अक्षरों पर रेखांकित करते हैं जो एक दूसरे से कितने 120 डिग्री पर स्थित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देना, ये केवल आपको याद रखने वाली चीज़ है। ठीक है, कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में दिया गया कि लंबाई L और त्रिज्या R वाले एक बेलनाकार तार का प्रतिरोध R है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम प्रतिरोध R मानते हैं वो दिया गया है R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर क्या होता है जो आपकी पदार्थ की गुणवत्ता, यानी कि आपका ये हो जाएगा, और मल्टीप्लाई आपका लेंथ होता है, और बटे जो आपकी क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा त्रिज्या आपकी R दी हुई है, यानी कि πr² हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद आपके यहाँ पर जो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, और उसी पदार्थ से बने दोगुनी लंबाई और दोगुनी त्रिज्या वाले तार का प्रतिरोध क्या होगा, तो वो हम मान लेते हैं R1R' होगा, वो हो जाएगा आपका। ठीक है, सेम पदार्थ है तो उसकी गुणवत्ता सेम रहेगी, मल्टीप्लाई लेंथ दोगुनी है तो 2L हो जाएगा, और जो त्रिज्या है आपका वो भी दुगनी है, तो यहाँ पर π2R² करेंगे, तो यहाँ से क्या होने वाला है R', ठीक है, रो इंटू 2L बटे आपका यहाँ पर पाई और 4R²। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जब सही से लिखते हैं तो क्या हो जाने वाला है 2 से पहले इस 4 को काट देते हैं। ठीक है, तो यानी कि ऊपर आपका क्या बचेगा, ऊपर आपका केवल रो ही बचेगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई L और बटे आपका πr², और एक नीचे एक 2 है। ठीक है, बटे में, तो यहाँ पर आपका जो R' हो जाएगा ना, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं कैपिटल R। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल R बटे 2, यानी कि जो आपका नया जो प्रतिरोध आएगा वो R/2 के बराबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको केवल इसमें मान रख देना है आपको। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बिंदु 2, 3 का एक्स अक्ष पर प्रतिबिंब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम अक्ष बना लेते हैं। ठीक है, तो अक्ष बनाएंगे तो यहाँ पर देखो ये है हमारा एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष। इधर एक्स धनात्मक होता है, इधर एक्स ऋणात्मक होता है, ऊपर वाई धनात्मक होता है, नीचे वाई ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो अब आपसे दोनों धनात्मक दोस्तों कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर कहीं पर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉइंट दिया हुआ 2 और 3, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाने वाला, ऐसे एक्स अक्ष पर प्रतिबिंब बनाना है, यानी कि यही प्रतिबिंब रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर इस साइड आ जाएगा। ठीक है, एक्स अक्ष पर ही बनाना है, तो इस तरफ बनेगा। तो एक्स अक्ष पर दोस्तों देखो लेफ्ट साइड राइट साइड ही है, यानी कि एक्स जो अक्ष का 2 यहाँ पर 2 रहेगा, वो 2 ही रहेगा, धनात्मक ही रहेगा। लेकिन जो वाई का आपका धनात्मक मान था ना, अब नीचे क्या आ जाएगा, वाई का मान ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर 2 - 3 हो जाएगा। तो आपको केवल यही ध्यान देना है कि जिस भी अक्ष पर हमें प्रतिबिंब बनाना है तो उसका मान तो दोस्तों सेम रहेगा। ठीक है, जैसे एक्स अक्ष पर बना रहे हैं तो एक्स का मान क्या है आपका 2 है, वो सेम रहेगा, लेकिन जो दूसरा जो आपका होगा वो आपका ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, ऋणात्मक या फिर धनात्मक, जैसे यहाँ पर ऋणात्मक दिया होता तो धनात्मक हो जाता, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन है कि 1997 में अमेरिकी अंतरिक्ष यान पाथफाइंडर
किस ग्रह पर उतरा था? तो इसका राइट आंसर आपका मंगल ग्रह हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ध्यान देना है कि पाथफाइंडर जो अमेरिका एक अंतरिक्ष यान था अमेरिका का, तो 1997 में मंगल पर उतरा था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक नहीं है? यानी कि तृतीय श्रेणी का उत्तोलक नहीं है, यानी कि तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के लिए हमने यहाँ बताया था फलक्रम और लोड और एफर्ट, तीन चीजें होती है कोई भी उत्तोलक में। ठीक है, अगर एफर्ट भी बीच में नहीं होगा तो वह तृतीय श्रेणी का उत्तोलक नहीं होगा, क्योंकि अगर एफर्ट बीच में है तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चिमटा दिया हुआ है, तो चिमटा कैसा होता है? ऐसा होता है ना। और यहाँ पर ये आपका क्या होता है, इसी पॉइंट के अनुदिश ऊपर नीचे चिमटा जाता है, तो ये आपका फलक्रम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या लगाते हैं? एफर्ट लगाते हैं किसी भी जब लोड को इधर उठाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एफर्ट लगाते हैं, यानी कि एफर्ट बीच में है यहाँ पर और लोड इधर, यानी कि ये दोस्तों आपका तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। स्टेपलर यानी कि जो आप कवर चढ़ाते हो ना किसी कॉपी किताबों में, तो स्टेपलर जो उसमें पंच होते हैं, ठीक है, तो स्टेपलर भी सेम इसी तरह का होता है। ठीक है, तो स्टेपलर भी इसी तरह का होता है और यहाँ पर खीली गाड़ियाँ जाती है उसमें। स्टेपलर में भी दोस्तों ये फट यहाँ पर लगाते हैं, आप सभी लोग समझ ही रहे होंगे। तो हॉकी स्टिक होती है, तो हॉकी स्टिक दोस्तों ऐसी होती है ना, हॉकी को पकड़ते यहाँ पर है, यानी कि फलक्रम इधर हो जाएगा, इसी के अनुदिश तो आगे पीछे होती है। ठीक है, और आप एफर्ट इधर पे लगाते हैं। ठीक है, एफर्ट इधर पे लगाते हैं, तो आपका जो लोड बॉल होती है इधर, वो आगे पीछे जाती है। ठीक है, यानी कि वह दूर भागती है उस पे लोड पे, अगर इस एफर्ट डाल के यहाँ पर, तो वहाँ पर दूर जाएगी बॉल। तो आपका यहाँ पर इसमें भी एफर्ट बीच में है, आपका देख सकते हैं फलक्रम है, फिर एफर्ट, फिर आपका लोड, तो एफर्ट बीच में है, तो यानी कि ये भी आपका तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। एक पहिए का ठेला, एक पहिए का ठेला दोस्तों कैसे होता है? ऐसे। तो ठीक है, तो यहाँ पर एक पहिए का ठेला ऐसा होता है और यहाँ पर जो है तो काफ़ी लोड वाली चीज़ें यहाँ पर रखी होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक पकड़ने वाला होता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, ये इसी पहिए के अनुदिश तो ऊपर नीचे इसको होगा और आगे पीछे चलेगा, ये आपका फलक्रम हो जाएगा। और बीच में क्या रखा जाता है? यहाँ पर लोड रखा जाता है, कोई भी वस्तु, और यहाँ पर आप इसको पकड़ते हैं, तो इधर पर आप एफर्ट लगाएंगे। ठीक है, एफर्ट इधर पर लगाएंगे तो आपका बीच में कौन सा आ रहा है? लोड आ रहा है। लोड बीच में आ रहा है तो आपका कौन सी श्रेणी का हो जाएगा? द्वितीय श्रेणी का, यानी कि आपका यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया कि कौन सा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक नहीं है, तो एक पहिए का ठेला द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यदि किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है और पहला विकर्ण आपका 6 सेंटीमीटर है, तो इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका होता है 1/2 और D1 इंटू D2, यानी कि दोनों विस्तार जो दोनों विकर्ण होते हैं उसके उनके मल्टीप्लाई का आधा, बराबर कितना हो जाएगा? 96। तो इधर से आप 1/2, इधर D1 का मान 6 ले लेते हैं, D2 बराबर 96, तो यहाँ से 2 3 6, यानी कि D2 की वैल्यू क्या जाने वाली है आपकी? 96/3, यानी कि आपका 32 सेंटीमीटर की दूसरा विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि सेक 30 डिग्री और कोस 30 डिग्री का योग क्या होगा? ठीक है, तो सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है? सबसे पहले 2/3 होता है, और प्लस कोस 30 डिग्री का √3/2 होता है। ठीक है, तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो 2√3, और इधर से क्या आने वाला है आपका? 4 + 3। ठीक है, नहीं कि आपका 7/2√3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कहाँ पर दिया है, लेकिन इसको आपको हर कपरमाई और करना है। ठीक है, तो √3 और बटे √3, यानी कि ऊपर 7√3 और बटे में आपका क्या आ जाने वाला है? इधर से √3 क्या हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, और यहाँ पर 2 × 3 यानी कि 6 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 7√3/6 ऑप्शन नंबर 4 राइट हो। क्वेश्चन में दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्दों में से अक्षरों को निकालकर पुनर्व्यवस्थित करें और असमानार्थी शब्द का ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि जो आसान हो, पहले सबसे पहले आपको इनसे सभी से मिलकर एक जो है तो शब्द बनाना है, और यहाँ पर फिर असमानार्थी शब्द कौन सा होगा आपको बताना, भिन्न कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इससे क्या निकाल सकते हैं? इरेजर निकाल सकते हैं। ठीक है, ERASER, इरेजर यहाँ से बन जाएगा, और इधर से आपका क्या बन जाएगा? पेन बन जाएगा, और इधर से आपका पेपर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग नहीं हो तो इस तरह के क्वेश्चन को छूना भी नहीं है। ठीक है, आप इसको राउंड करके ना, नहीं तो आपका जो नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो बाकी ये दोस्तों तीनों स्टेशनरी के समान है, बाकी ये आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 100 ग्राम के एल्यूमिनियम के टुकड़े
इसकी विशिष्ट ऊष्मा आपको दी गई है कि 900 जूल पर किलोग्राम और पर केल्विन का ताप कितना है 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए इसे कितनी ऊष्मा की दी जानी चाहिए। ठीक है, तो जो ऊष्मा दोस्तों दी जाएगी उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, वह होता है आपका मास इनटू आपका स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट ऊष्मा मल्टीप्लाई जो तापांतर है यानी कि ताप में अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप रखेंगे मान, तो मास क्या है आपका 100 ग्राम है, तो इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए ऐसा यूनिट मास की क्या होती है, किलोग्राम होती है, तो 1/10 इधर से आ जाएगा और मल्टीप्लाई आपकी ये 900 हो जाएगा और मल्टीप्लाई आपका तापांतर कितना है आपका 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसको भी दोस्तों आप केल्विन में चेंज करेंगे क्योंकि जो ऐसा यूनिट क्या होती है केल्विन में, केल्विन होती है। ठीक है, तो इसको दोस्तों केल्विन में ना कुछ ना चेंज करें क्योंकि तापांतर आपसे पूछा गया, जो पहले ताप था और बाद का ताप में अंतर यानी कि 10 डिग्री बढ़ाना है, यानी कि अंतर तो यही रहेगा ना, हमेशा 10 सेंटीमीटर 10 ही रहेगा अंतर, चाहे आप किसी भी डिग्री में इसको चेंज कर दे तो अंतर रहेगा हमेशा सेम ही रहेगा। ठीक है, यानी कि 10 आप सिंपल लिख देते हैं, तो वहाँ पर आपका आंसर क्या आने वाला है 900 जूल जो है तो ऊष्मा की आवश्यकता होगी। ओके, तरह केवल आपको फार्मूला यही रखना है कि जो आपकी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू आपका तापांतर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत ही आसान है, इसमें आपको बहुलक पूछा गया, तो बहुलक आपका क्या हो जाएगा 24 ही हो जाएगा। ये 24 कितनी बार है, 1 2 3 3 बार है, बाकी कोई भी 3 बार नहीं है नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि ए और बी किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो ए और बी मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिनों में, और वहाँ पर आगे बोला गया कि बी और सी मिलकर 15 दिनों में कर सकते हैं, उसके बाद ए और सी मिलकर 36 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना हम सिखाएं, तो इसको 12 को 4 × 3 लिखिए सबसे पहले। ठीक है, 15 में आएगा तो 5 × 3 होता है, तो 3 आप ले चुके हैं, तो बचा हुआ 5 ले लीजिए, और यहाँ पर 36 में क्या लेंगे, आप 12 4 3 12 ले चुके हैं, तो बचा हुआ 3 आप ले लीजिए। ठीक है, यानी कि ए और बी की क्षमता क्या हो जाएगी आपकी 15, बी और सी की क्षमता क्या हो जाएगी आपकी 12, और ए और सी की क्षमता क्या होने वाली है आपकी 5। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोस्तों बोला गया कि तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, यानी कि आपकी क्षमता क्या निकालनी है, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता हमें निकालनी है। ठीक है, तीनों की, तो यहाँ पर जब इनको सभी को जोड़ेंगे तो आपका कितना आने वाला है आपका 32। ठीक है, 32 बराबर बराबर 32 किसका जो है तो क्षमता हो जाएगी 2a प्लस बी प्लस सी की, क्योंकि जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर सभी दो दो बन रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि ए और बी की क्षमता, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता क्या रहेगी 16, 16 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो आपका देखेंगे 4 चौको 16, यानी कि आपका 15 × 45, 45 आपका 4, आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, 11.25 का। ओके, 11 चौको 4, 11 बार जाएगा, बचा 1, तो यहाँ पर 0.25 आ जाएगा 1/4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है यहाँ पर कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो ये श्रृंखला दी हुई, सबसे पहले हम पहले लेटर को पहले लेटर से देखते हैं कि क्या अंतर है। यहाँ पर -4 हो रहा है, और फिर इधर करेंगे तो इधर भी -4 हो रहा है, और फिर आप इधर करेंगे तो इधर भी -4 हो रहा है, तो आगे -4 करेंगे, यानी कि आपका एल में जब -4 करेंगे तो आपका क्या आने वाला, एच आने वाला है। ठीक है, तो एच वाला कौन सा, केवल एक ही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, एक ऑप्शन आपका अगर मिल गया तो आगे बढ़िए डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टाइम होता है। क्वेश्चन में दिया गया है कि वायुमंडल के उच्चतर स्तरों पर मौजूद जो ओजोन होती है डैश का उत्पाद होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का उत्पाद ही होती है। ऑक्सीजन पर परावैंगनी यूवी विकिरण के प्रभाव से दोस्तों ओजोन परत का निर्माण होता है। ठीक है, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है। ठीक है, तो ये O2 के कारण ही बनती है, जब O2 दोस्तों रिएक्शन करती है यूवी रेस से, तो यहाँ पर क्या बनती है, ओजोन गैस ही बनती है आपकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, वैसे तो आपका ये करंट अफेयर में क्वेश्चन है, लेकिन आप देख लीजिए कि 2018 में बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष कौन चुना गया था, तो हेमंत बिश्व शर्मा, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में असम के सीएम है। लेकिन बता दें कि अभी ये प्रेजेंट टाइम में भी दोस्तों बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। ठीक है, दोबारा इनको चुना गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि यदि एक कार 3.2 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के त्वरण से, यानी कि ए की वैल्यू आपकी कितनी है 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलना शुरू करती है, तो 20 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा, तो यानी कि टी बराबर आपका कितना है 20 सेकंड। तो आपका क्या पूछा गया कि 20 सेकंड के बाद उसका त्वरण क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका v बराबर क्या होता है आपका u + at होता है। ठीक है, तो यहाँ पर v का मान क्या हो जाएगा आपका, v बराबर निकालना है,
यू की वैल्यू आपकी 0 होगी क्योंकि प्रारंभिक वेग उसका 0 रहेगा, ठीक है। और प्लस एक्सेलरेशन क्या है आपका 3.2, टाइम कितना है आपका 20, तो यहाँ से आप देखेंगे तो 64 आ जाएगा, 64 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जिस तरह से आप यहाँ पर टमाटर को लाल कहते हैं तो पत्ता को क्या कहेंगे, तो टमाटर आपका क्या होता है, लाल होता है, तो पत्ता कैसा होता है, अधिकतर हरा ही होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 28 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग होगी, ठीक है। जब भी मल्टीप्लाई करने के लिए बोले ना कि क्या मल्टीप्लाई करें न्यूनतम ताकि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आप सिंपल यहाँ पर जब भी मल्टीप्लाई करने के लिए बोले या डिवाइड करने के लिए बोले तो आप इस तरह से करना शुरू कर दें, ठीक है। यहाँ पर 2 कितनी बार जा रहा है, ये आपका 14, ठीक है। फिर 2 से कटेगा 7 बार जा रहा है, फिर 7 बार जाएगा तो 1 बार जाएगा। तो यहाँ पर अब इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, यानी कि देखो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 और 2 का तो आपका जोड़ा बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो 2 और 2 का तो आपका जोड़ा बन जाएगा, लेकिन इस 7 केवल एक ही है, तो अगर आप इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, 7 का मल्टीप्लाई अगर कर देते हो तो ये किसी संख्या की एक पूरी तरह से पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पर क्या हो जाने वाला है, तो यहाँ पर देखते हैं कि आपका जो आई पूछा गया ना, तो आई बराबर क्या होता है, भी बटे आर होता है। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, भी के मान क्या है आपका 12 बटे प्रतिरोध आपका क्या है 5, यानी कि 2.4 एम्पियर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है कि क्रमशः 20 ओम और 30 ओम के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया, ठीक है। तो दो प्रतिरोध हैं और इनको दोस्तों क्या किया जा रहा है, इस समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है, ठीक है। इस तरह से समांतर क्रम हमने बना लेते, और यहाँ पर इसका जो है तो ये 20 ओम का है और ये 30 ओम का है, इसको ले लेते हैं, ठीक है। और आगे क्या बोला जा रहा है हमसे कि यहाँ पर कितनी आगे जो है तो 8 ओम के प्रतिरोध और 12 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है। यहाँ पर कितना प्रतिरोध 8 ओम का, और उसके बाद जो है तो श्रेणी में ही बैटरी जोड़ दी जाती है कितनी 12 वोल्ट की, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि 30 ओम वाले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा कितनी होगी, ठीक है। यहाँ पर 30 ओम में कितनी धारा प्रवाहित होगी आपको ये बताना है। तो फ्रेंड्स बता दूं, जब भी समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़े होते हैं ना, तो जो उनके जो प्रतिरोध का अनुपात यहाँ पर देखते हैं तो 2:3 है। तो जो धारा प्रवाहित होगी ना, तो उल्टे अनुपात में प्रवाहित होगी हमेशा, ठीक है। तो व्युत्क्रम अनुपात हो जाता है। तो यहाँ पर 20 ओम वाले प्रतिरोध में 3 रेशियो और 30 ओम प्रतिरोध वाले में 2 रेशियो जो है तो धारा प्रवाहित होगी, ठीक है, यानी कि टोटल 5 रेशियो। यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि समतुल्य प्रतिरोध इधर क्या आ जाएगा, तो इधर आपका आर की मान क्या आ जाएगा, इधर आपका 1/20 प्लस 1/30, ठीक है, यानी कि आपका कितने आने वाला इधर से 50/600, ठीक है। यानी कि आपका आर का मान इधर से क्या आ जाएगा, आर का मान आपका देखो क्या आ जाएगा 12 ओम, ठीक है। तो 12 ओम इधर से और 8 ओम इधर, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा आर 20 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब उससे अब आपको धारा निकालना, तो आई बराबर क्या होता है V/R, यानी कि 12/20 हो जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है आपका 4×3, ठीक है, 4×3 12, 4×5 20, यानी कि इतनी धारा टोटल हो जाएगी। और टोटल आपकी धारा यहाँ पर 5 रेशियो हमने मानी थी, यानी कि 5 रेशियो का मान किसके बराबर हो जाएगा 3/5 के। तो एक रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/25, ठीक है। तो आपको कितने रेशियो को मान निकालना, 30 ओम में कितनी धारा प्रवाहित होगी 2 रेशियो 2 का दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, यानी कि 6/25। तो आंसर क्या होने वाला आपका, ऊपर नीचे दोस्तों 4 का मल्टीप्लाई कर दें नीचे 100 बनाने के लिए, ठीक है। तो ऊपर नीचे कर दिया, यानी कि आपका 24 ऊपर हो जाएगा नीचे 100, यानी कि 0.24 एम्पियर आपका तो धारा प्रवाहित होगी 30 ओम वाले प्रतिरोध में। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, कथन और धारणा वाले क्वेश्चन है। और यहाँ पर बोला जाए कि सप्ताह में 5 कार्य दिवस होने से कर्मचारियों का तनाव कम होगा, ठीक है। यानी अगर दोस्तों सप्ताह में केवल 5 ही दिन काम होगा, कार्य दिवस होंगे, तो कर्मचारियों का तनाव कम होगा, ये कथन में बोला जा रहा है। तो धारणा आपको क्या होंगी, कर्मचारी हमेशा व्यक्तिगत समस्याओं की वजह से परेशान होते हैं। हमेशा परेशान होते हैं नहीं होते ये तो नहीं कह सकते हम। अगला है धारणा दूसरा, 5 कार्य दिवसीय सप्ताह नया वैश्विक रुझान है, ठीक है। तो ये भी नहीं कह सकते, भारत में थोड़ी 5 दिवसीय, ठीक है। तो आपका केवल ऑप्शन नंबर दूसरा ही राइट होगा, ना तो धारणा 1 इससे फॉलो कर रही कथन से, ना ही 2, ठीक है। यानी कि हमें कथन से ही निकालना है धारणा, ठीक है, कथन से मिलती जुलती हो
तभी हम उसको राइट करेंगे। अच्छी हाउस कीपिंग निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छी सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो अच्छी हाउस कीपिंग की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छा है। बोला जा रहा है कि एक पिंड अपनी विरामावस्था x बराबर 0 मीटर से चलना शुरू करता है और x अक्ष के समदिश 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण के साथ चलता है। इसकी यात्रा के दौरान x बराबर 13.5 मीटर से x बराबर 54 मीटर के बीच का औसत यहाँ पर वेग क्या होगा? ठीक है, यानी कि कोई वस्तु पहले यहाँ पर थी और वह x अक्ष के अनुदिश यानी कि ऐसे चलती है, तो पहले प्रारंभिक अवस्था में उसका जो x था वो 0 रहेगा। और जब वो वस्तु पूछा जा रहा है कि जब वो वस्तु यहाँ पर यानी कि लगभग यहाँ पर कितना बोला जा रहा है 13.5 मीटर पर होगी, और जब वो वस्तु क्या होगी वहीं पर आपकी कितनी हो जाएगी 54 मीटर पर सेकंड पर। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 54 मीटर पर होगी। तो उनके यहाँ जब वस्तु यहाँ और यहाँ के बीच में होगी ना, तो तब क्या वहाँ पर क्या होगा, तब कितना वेग होगा, औसत वेग। ठीक है, तो आपके एवरेज वेलोसिटी आपसे पूछी गई है। तो आपको क्या करना होगा सबसे पहले, तो आपको सबसे पहले डिस्टेंस आपको एस बराबर क्या लेना है, एस बराबर आपको 13.5 लेना। तो 13.5 बराबर आपके क्या हो जाएगा यूटी। ठीक है, क्योंकि एस बराबर क्या होता है यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर होता है, सभी को मालूम ही होगा। तो यहाँ पर यू आपका प्रारंभिक में मान क्या होगा, आप विराम अवस्था में थी ना वस्तु, 0 हो गए थे, यानी कि ये यूटी आपका 0 हो जाएगा, बचा हुआ आपका 1/2। एक्सलेशन आपको क्या है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मल्टीप्लाई टाइम यहाँ पर आपका क्या होने वाला है, देखो सबसे तो यहाँ से आपका टी हो जाएगा। ठीक है, टी स्क्वायर, तो आपका यहाँ से कितना मान आने वाला है, इसको आप क्या लिख सकते हैं 27/2, यानी कि 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि आपका जो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, यानी कि टी की वैल्यू आपकी क्या जाने वाली है टी डैश, इसको टी ही मान ले लेते हैं, 3 आ जाएगी। ठीक है, यानी कि 13 मीटर पर सेकेंड सॉरी 13.5 मीटर तक जाने में उसको कितना समय लगेगा, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से कितना समय लगेगा, टी बराबर आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 सेकेंड। उसके बाद हमें देखना है कि जो वस्तु है उसको 54 मीटर तक जाने में कितना समय लग रहा है। ठीक है, तो 54 मीटर तक जाने में कितना समय लगेगा उसको भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर एस बराबर जो है तो कितना हो जाएगा 54 बराबर 1/2 इंटू 3 इंटू टी डैश इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो वो आपका क्या है यहाँ पर 18 और 36 हो जाएगा। ठीक है, तो टी डैश बराबर आपका क्या होने वाला 6 आ जाएगा। तो यहाँ तक की दूरी 54 मीटर तक की दूरी कवर करने में उसको टी डैश यानी कि आपका 6 सेकंड का टाइम लग रहा है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है कि आपको वेग निकालना है कि 3 सेकंड तक वह वस्तु जब गमन कर लेगी तो उसका वेग क्या होगा, और जब वस्तु 6 सेकंड तक गमन कर लेगी तो उसका वेग क्या होगा। ठीक है, अगला तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको मान रखना होगा v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाने वाला है कि v का मान आपको निकालना ही है, और u आपका 0 हो गया, ए आपका 3 है, टाइम कितना आपका 3। ठीक है, यानी कि आपका v बराबर आपका हो जाएगा 9। ठीक है, आगे आपका जो v डैश अगला जो निकालना है आपको, तो वो क्या होने वाला है, तो वो v डैश बराबर आपका क्या होने वाला है 0 प्लस और 3 इंटू आपका टाइम क्या है 3। ठीक है, और टी डैश क्या है आपका 6 निकला। ठीक है, तो 6 यानी कि आपका v डैश बराबर आपका 18 आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका वेग होगा ना, यहाँ पर वेग कितना होने वाला है आपका, यहाँ पर निकाला है ना 9 मीटर पर सेकंड, और इधर पे क्या होने वाला है, इधर पे होने वाला है 18 मीटर पर सेकंड। तो इसके और इसके बीच में जब दूरी गमन करेगा तो कितना उसका औसत वेग हो जाएगा 18 9 कितना होता है 18 9 आपका कितना हो जाएगा 27। ठीक है, 27 और औसत निकालना है 2 करेंगे, आपका आंसर क्या आने वाला है 13.5। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों करना है। बाकी समझ में नहीं आए तो वीडियो को एक बार और अच्छे से दोबारा दोहरा लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए विकल्प में से विषम शब्द का चयन करें, तो इसका राइट आंसर सूर्य हो जाएगा, क्योंकि सूर्य एक स्टार है, बाकी ये आपके प्लेनेट है। अगला क्वेश्चन, किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद मार्ग को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका वैद्युत परपथ। किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद मार्ग को क्या बोला जाता है वैद्युत परपथ। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो ये सीरीज दी हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि आपका यहाँ पर 7.5 करते हैं अगर और बटे 100, तो ये चीज़ आपने लिख दी। उसके बाद 7 × 7 करेंगे बटे 100,
उसके बाद आप देख सकते हैं 7 × 9 करेंगे बटे 100, और उसके बाद आपका 7 × 11 आ रहा है बटे 100। ठीक है, तो आप क्वेश्चन मार्क देखो, 7 तो आपका सेम ही है सभी जगह। ठीक है, आपका क्या बढ़ रहा है, +2 इधर हो रहा है, +2 और फिर +2 करेंगे तो यानी कि 7 × 13 आपका बटे 100 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 13×7 = 91 बटे 100, यानी कि आपका आंसर क्या होने वाला है, 0.91। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 700 एक वस्तु को 760 में बेचने पर 5% की हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो 5% का मान सबसे पहले अनुपात में लिखेंगे तो 1/20 होता है, यानी कि कोई वस्तु का अगर CP 20 है तो उसका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस क्या हो जाने 19, क्योंकि एक का लॉस हो रहा है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 20 है तो सेलिंग प्राइस क्या होने वाला है 19, तो आपका ये सेलिंग प्राइस हो जाता है 19 रेशियो बराबर आपका किसके हो जाएगा, कितने में बेच रहा है 760 में। ठीक है, तो 19/73 यानी कि एक रेशियो का मान आपका 40 होने वाला है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, लागत मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य आपका 800 रुपया। ठीक है, 20 रेशियो का मान। अगला क्वेश्चन, ये दोस्तों ब्लड रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, इसमें बहुत टाइम लग जाता है ठीक है करने में, लेकिन हमेशा आपको नीचे से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये आप ध्यान देना। ठीक है, तो अब हमें तो पता ही है कि तीसरा सही है, बाकी आप करते रहना। तो हम देखो तीसरा करके दिखाते हैं। P+R है, और यहाँ पर पूछा गया कि क्यू P का पिता होना चाहिए। ठीक है, तभी जो भी ऑप्शन ये दर्शाता है कि क्यू P का पिता है वही राइट होगा। यहाँ पर देखते हैं P जो तीसरा है P+R है, यानी कि प्लस किसको दर्शाता है, GH की बहन है, यानी कि P R की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। तो यहाँ पर माइनस लग गया, अभी R का जेंडर क्लियर नहीं है। उसके बाद माइनस है R -S, तो माइनस क्या दर्शाता है कि GH की पुत्री है, यानी कि R जो है क्या हो जाएगी, S की पुत्री, यानी कि अब R क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। उसके बाद आपका क्या है, ये जो है तो स्टार है, तो स्टार का मतलब क्या होता है कि G H का अर्थ है GH की पत्नी, यानी कि S जो है Q की पत्नी हो जाएगी। तो यहाँ पर Q आ जाएगा, तो Q की पत्नी S है, यानी कि ये पत्नी हो जाएगी, ये पति हो जाएगा। ठीक है, आपसे Q P का पिता है दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा, तो बिल्कुल सही बात है, Q जो है तो P का पिता ही है। ठीक है, क्योंकि P के बहन का पिता उसका भी पिता रहेगा। ठीक है, तो यही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि दो डाकिया C और D एक डाकघर से चलना शुरू करते हैं। C उत्तर की ओर जो है तो C जो चलना शुरू करता है, और उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है, और फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है, और इसी बीच D पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है। तो D यहीं पर था। ठीक है, तो 5 किलोमीटर ये चल गया। ठीक है, D, और उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि फिर दाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, तो 6 किलोमीटर नीचे की तरफ आ जाएगा दाईं तरफ मुड़ के। ठीक है, तो आगे बोला जा रहा है कि C की वर्तमान स्थिति के सापेक्ष में D की वर्तमान स्थिति। ठीक है, तो C तो इधर था आपका और D इधर था, तो C के सापेक्ष में D की स्थिति क्या हो जाएगी, आपका ये दूरी क्या है, 2 है। ठीक है, यानी कि 8 मीटर, आपका 8 मीटर क्या हो जाएगा, दक्षिण में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो D जो है C के दक्षिण में 8 किलोमीटर दूरी पर है। ओके, अगला क्वेश्चन में दिया गया कि एक ग्रामीण व्यक्ति 8 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। ठीक है, तो 8 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, यानी कि ये चीज़ हो गई, ऐसे उत्तर की ओर चला। उसके बाद बोल रहा है कि फिर पूर्व की ओर मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है, तो पूर्व की तरफ ये हो गया 2 किलोमीटर चलता है। और उसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है 5 किलोमीटर। ठीक है, तो 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर मुड़कर चलता है, फिर अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, तो बायां इसका ये हो जाएगा, क्योंकि नीचे की साइड दे रहा है। उसके उसकी आरंभिक स्थिति से के सापेक्ष में उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्थिति और इसकी स्थिति को पता करना है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, देखो उसकी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष में उसकी वर्तमान स्थिति क्या होगी, तो क्या होगी आप देखो, देखो यहाँ पर आपको अभी देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, लेकिन कोई भी ऑप्शन नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, यानी कि हमने कोई भी गलती कर दी है। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आप बोला जा रहा है कि फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, लास्ट में दाईं ओर मुड़ता है, हमने बाईं ओर मोड़ दिया, तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया। हमें क्या करना है कि दाईं ओर मोड़ना है। ठीक है, ये तो 5 था, उसके बाद दाईं ओर मुड़ेगा तो यानी कि साइड आएगा, तो दाईं ओर 2 किलोमीटर मोड़ता है, यानी कि 2 किलोमीटर ये भी है, 2 किलोमीटर ये, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि देखो टोटल ये 5 है, तो ये भी 5 हो जाएगी, बची 3, क्योंकि टोटल 8 थी। तो जो आपकी प्रारंभिक स्थिति ये थी, और उसके सापेक्ष में 3 किलोमीटर उत्तर में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि 50.2 वाट पर एम के की ऊष्मा चालकता वाली स्टील की छड़ की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना है और लंबाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर। यदि छड़ के दोनों सिरों के बीच
यहाँ पर तापमान का अंतर है, तापांतर 300 डिग्री सेल्सियस बनाए रखा जाता है, तो क्षण में होने वाले ऊष्मा प्रवाह की दर क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक रॉड दी हुई है, एक रॉड है और जिसकी यहाँ पर एक सिरे पर यहाँ पर ये अगर कुछ भी तापमान है और दूसरे सिरे पर कुछ भी तापमान है, और उनका यानी कि डेल आपका जो टी रहेगा वो कितना दिया हुआ है 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और आपका यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है 0.02 मीटर स्क्वायर, और उसकी लेंथ कितनी दी हुई है आपकी 15 सेंटीमीटर, यानी कि इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.15 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर जो ऊष्मा चालकता यानी कि के का मान आपका दिया हुआ है, के का मान आपका क्या दिया हुआ है 50.2। ठीक है, तो आपका यहाँ पर दोस्तों जो कोई भी क्षण या रॉड होती है, ठीक है, कोई भी वस्तु होती है, जब तापमान के यहाँ पर तापमान देखा जाता है कि इस सिरे पर क्या है, इस सिरे के बीच का जो प्रवाह की दर रहेगी वो क्या रहेगी, वो फूरियर के नियम के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो फूरियर का नियम क्या होता है, वह तापांतर के वो जो तापमान के प्रवणता के अनुपात वो होता है समानुपाती। ठीक है, तो यहाँ पर उसका सिंपल से फार्मूला लिखिए आप, और कोई सोचने जानने की जरूरत नहीं है। फूरियर के नियम के अनुसार जो ऊष्मा प्रवाह की दर यानी कि Q बराबर आपका क्या होने वाला है, ऊष्मा चालकता इंटू जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है A, और मल्टीप्लाई आपका डेल डेल टी। ठीक है, और बटे आपका डेल एक्स होता है। ठीक है, तो एक्स क्या है, यहाँ पर क्या है कि जो आपकी लेंथ है, ठीक है, सिंपल आपको ये ध्यान रखना है। तो के आपकी क्या है यहाँ पर 50.2, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है आपका 0.02, और मल्टीप्लाई तापांतर क्या है, देखो केल्विन में लेना है, लेकिन अब अगर किसी भी यूनिट में आप लेते हैं और अंतर दोस्तों हमेशा सेम रहेगी, किसी भी यूनिट में आप ले लें। ठीक है, आप चाहे तो केल्विन में निकालें तो अंतर तो दोस्तों सेम ही रहने वाला है ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो 300 ही आएगा, और बटे में आपका एक्स कितना हो जाएगा 0.15। ठीक है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट इधर है तो कट जाएगा। तो अब आपके यहाँ से कितना आने वाला है 15.2 इंटू 2, और मल्टीप्लाई आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 20। ठीक है, अब यहाँ पर आपका 50, यहाँ पर ये हो जाएगा, ये 0 इधर पॉइंट खा जाएगा इसका। ठीक है, इंटू 4, यानी कि आपका कितना आने वाला है इधर से 4 दूनी 8 और 0 यानी कि 20, यानी कि 2008 जूल आपका आंसर आएगा। तो लगभग किसके आ रहा है 2 पॉइंट यानी कि 2000 किलो जूल के। ठीक है, तो 2000 किलो जूल। ठीक है, किलो अगर लगाते हैं तो 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा हमें, और किलो जूल, और ऊष्मा प्रवाह की दर पूछा गया है तो ये प्रति सेकंड होगी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 किलोग्राम, सॉरी 2 किलो जूल पर सेकंड। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा को डैश का प्रवाह माना जाता है, तो धनात्मक आवेश का प्रवाह जो है तो विद्युत धारा का प्रवाह माना जाता है, ये आप ध्यान देना। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आप याद रख लेना कि जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है धनात्मक आवेश के प्रवाह को ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन, अब ये संख्या आपकी 11 से डिवाइड होगी, कब डिवाइड होगी, जब यहाँ पर 7 और x 6। ठीक है, तो x से डिवाइड होगी यानी कि 11 से डिवाइड होगी, तो x का मान क्या होगा, तो विषम स्थान पर स्थित अंक होंगे जो उनका योग कर लेना है, 13 हो जाएगा। और आपको क्या करना होगा, माइनस क्या करना होगा आपका x। ठीक है, अब ये दोस्तों बराबर या तो 0 हो जाए या फिर 11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मल्टीपल। ठीक है, तो यहाँ पर आप x का मान क्या रख सकते हैं, x का मान अगर आप यहाँ पर देखो 2 रखते हैं तो 2 रखने पर आपका 11 हो जाएगा। 11 दोस्तों 11 से डिवाइड हो रहा है, मल्टीपल है। ठीक है, 3 रखते तो यहाँ पर 10 आता, तो 10 तो नहीं डिवाइड हो रहा 11 से, और 4 रखते तो 9 आता, ये भी नहीं हो रहा, 1 रखते तो 12 आता। ठीक है, ये भी नहीं आता, आपका 2 आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि हम तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में, ठीक है, बल भुजा की लंबाई और भार भुजा की लंबाई की तुलना करें तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। ठीक है, तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक दोस्तों सबसे पहले समझिए आप कि तृतीय श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है। जैसे हमने ये चिमटा ही ले लिया, जैसे ये फलक्रम हो गया आपका, ये चिमटा हमने ले लिया और इधर पर लोड रहेगा। ठीक है, तो ये एल, और ये आपका ये फलक्रम है, और ये आपका बीच में क्या होगा एफर्ट होगा। ठीक है, तो बीच में आपका क्या रहेगा एफर्ट रहेगा, तो एफर्ट आपका लगभग यहाँ पर कहीं पर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है ना, तो तृतीय जो यहाँ पर एक फलक्रम हो जाएगा, तो जो आपका फलक्रम से एफर्ट के बीच की दूरी होती है वो एफर्ट आर्म कहलाती है, यानी कि प्रयास भुजा एफर्ट आर्म, और जो फलक्रम से लोड के बीच की दूरी होती है वो क्या कहलाती है आपकी लोड आर्म। ठीक है, यानी कि भार भुजा।
तो आप लोड आर्म और भार भुजा के बारे में बात करें तो तृतीय श्रेणी का जो त्वरक होता है उसमें दोस्तों हमेशा जो एफर्ट आर्म होती है लोड आर्म से हमेशा छोटी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बल भुजा की लंबाई हमेशा भार भुजा की लंबाई से कम होती है। ओके, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तब चाहे तो आप हम आपको डायग्राम से भी समझा दें, ठीक। ये देखिए, ये आपका देखो, ये जो आपका आपका एफर्ट आर्म है ये, ठीक है। ये आपकी यहाँ से ये फलक्रम हो गया और इधर से इधर आपकी एफर्ट आर्म है, और फलक्रम से ही लोड के बीच की दूरी को लोड आर्म बोलते हैं, ठीक है। तो एफर्ट आर्म हमेशा लोड आर्म से छोटा ही रहेगा तृतीय श्रेणी को तोलक में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन यहाँ, ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो x और y पूर्णांक दिया है तो 2x + 3y का मान क्या होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों आप करेंगे तो आप फंस सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर वैल्यू पुट से करना सीखें तो आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। अगर x का मान अगर आप इधर 1 रखते हैं तो इधर क्या होने वाला, x - 1 जब रखेंगे x = 1 तो इधर से ये 0 हो जाएगा और प्लस में ठीक है। और y बराबर आप 2 रख दीजिए, ठीक है, ताकि हम पूरा 0 ही बना दें। तो y बराबर 2 रखते हैं तो इधर भी 0 हो जाएगा, और इधर देखते हैं तो x = 1 रखने पर 0 हो रहा है तो पूरा 0 हो जाएगा। ये भी बराबर आ रहे हैं, 0 = 0, यानी कि x का मान अब यहाँ पर देखते हैं कि 1 रखने पर यहाँ पर 2 × 1 हो जाएगा, प्लस 3 × y का मान 2 रख दें तो 3 दूनी 6 और 2 8, यानी कि 8 अगर ऑप्शन में है तो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर बेसिक से करेंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुट से करें, आसान रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है, ठीक है। यानी कि मिडल ईस्ट का हिस्सा कौन सा नहीं है, तो जो हाउरोंड, ठीक है, हॉन्डुरस आपका जो वह मिडिल ईस्ट का हिस्सा नहीं है। बाकी आपका यमन, सीरिया, टर्की आपका मिडिल ईस्ट एशिया के जो है तो आपका जो है तो ये पार्ट है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है, ठीक है। तो एक टंकी को मान लेते हैं 9 घंटे में भरा जा सकता है, यदि क्षेत्र की वजह से उसे भरने में 10 घंटे का समय लगेगा। यानी कि दोनों, अगर ए भरने वाला है बी खाली करने वाला, दोनों मिलकर भरते हैं तो 10 घंटे का समय लगता है। क्षमता मान लेते हैं 90, ए की क्षमता आ जाएगी 10 और ए और बी की क्षमता आ जाएगी 9। तो ए की क्षमता तो पहले से 10 है, और लेकिन ए और बी की 9 आ रही है, क्यों? क्योंकि ए जो बी जो होगा ऋणात्मक 1 होगा, ठीक है। यानी कि -1 की इफिशियंसी से खाली करने वाला होगा, तभी 9 आएगी। तो अब आपसे क्या पूछा जाए, कितने समय में वह छिद्र अकेली टंकी को पूरा खाली कर देगा। तो एक की क्षमता से 90 यूनिट खाली करेगा तो कितना समय लगेगा, 90 घंटे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया है कि 110 के 110 के 110% के 110 10% का मान क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, 121 इंटू आपका 3 0, ठीक है, इधर बटे में आपका क्या हो जाने वाला है, इतना। तो इसको इससे काटें, 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, बचा हुआ आपका 12.1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा होगा, ना कि पहला, ठीक है। ये रेलवे ने गलत आंसर दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। तो जो रऊफ डांस है ना दोस्तों, वह दोस्तों जम्मू कश्मीर में किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया गया किसी आधार से गैस के घनत्व को डैश को आधा करके दोगुना किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि किसको आधा करें, कि किसी आधार से गैस के घनत्व को उसके परम ताप को आधा करके दोगुना किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको आधार से गैस का फार्मूला पता होना चाहिए, वो क्या होता है, PV = mRT होता है, ठीक है, mRT, ठीक है। और जो मास होता है ना वो मोल में होता है, ये आप ध्यान देना। तो PV आपका भैया प्रेशर है, आपको क्या घनत्व के बारे में पता करना है, तो घनत्व को उसके डैश को दोगुना करके आधा करके दोगुना किया जा सकता है। घनत्व सबसे पहले आप निकालें, तो जो डेंसिटी होता है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर P बराबर आपका m/v और RT, यानी कि आपका जो आपका ये हो जाएगा क्या, डेंसिटी, वो बराबर हो जाएगी किसके, P/RT के, ठीक है। तो ये आपका क्या है, देखो क्या पूछा जा रहा है कि घनत्व को उसके डैश को आधा करके दोगुना किया जाए, यानी कि नीचे वाले पार्ट को क्या हम आधा करें ताकि वह दुगना हो जाए, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि प्रेशर को अगर आधा करेंगे आप तो ये भी आधा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि P/2 जब आप करेंगे तो नीचे ही 2 आएगा, यानी कि ये भी आधा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना होगा, देखो आपका वेग वेग तो आपका है ही नहीं है, द्रव्यमान भी नहीं है, और ताप, अगर प्रेशर को आधा करते हैं तो आपका जो डेंसिटी होगा वो भी आधा हो जाएगा। लेकिन आप परम ताप यानी कि T का मान जब आप
ऋणात्मक यानी कि बटे 2 करेंगे, ठीक है, टी बाई आर इंटू टी बाई 2 करेंगे तो ये डी बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 2 यानी कि 2 पी और आर इंटू टी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि देख रहे हैं दोगुना हो गया, ठीक है, पहले पी बाई आर टी था, अब 2 पी बाई आर टी हो गया, यानी कि अब दोगुना हो गया, यानी कि घनत्व को दोगुना करने के लिए उसके जो परमताप को हम आधा कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्स वाई जेड वाई समकोण है, ठीक है, एक्स वाई एक त्रिभुज है और एक्स वाई जेड जिसमें से वाई आपका समकोण त्रिभुज है, यानी कि एक्स वाई जेड हम मान लेते हैं। तो यदि कोण एक्स आपका 45 है तो कोण जेड भी 45 होगा, ठीक है, कोण जेड भी 45 होगा। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, सेक आर का मान क्या होगा, तो सेक आर का मान, आर तो कहीं दिया ही नहीं है, ठीक है, तो इसको आप छोड़िए क्योंकि गलत क्वेश्चन है, ठीक है, आर कहीं दिया ही नहीं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 80 ओम और 120 ओम और 240 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। प्रतिरोध के इस संयोजन को एक 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा जाता है। बैटरी द्वारा इस संयोजन में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी, यानी कि आई की मान आपको निकालना है। तो आई बराबर क्या होता है, सबसे पहले आप देखें तो आई बराबर बी बटे आर, बी का मान आपको पता है, ठीक है, लेकिन आपको आर का मान पता नहीं है, ठीक है, बी बटे आर। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर समांतर श्रेणी के समतुल्य प्रतिरोध निकालना होगा। तो वो क्या हो जाएगा, देखो आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, वो क्या हो जाएगा 1/80, जो 1/r बराबर 1/80 प्लस 1/20 प्लस 1/240, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 240 ले लें, इधर 3 हो जाएगा, इधर 2 इधर 1, यानी कि क्या जाने वाला है 6/240, यानी कि 1/40, यानी कि जो आपका आर का मान क्या हो जाएगा 40, ठीक है। तो आई बराबर इधर से क्या आने वाला है, बी का मान क्या है आपका 12 वोल्ट की बैटरी और आर आपका 40 है, यानी कि आपका मान क्या आने वाला है आधार का 4×3=12, यानी कि 3, यानी कि जो नीचे 10 बचेगा तो 0.3 एम्पियर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वजनित त्वरण का कितना है, आपका 1/6, ठीक है। तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6वां भाग है। तो बोला गया कि पृथ्वी पर 12 न्यूटन भार वाली एक वस्तु का भार चंद्रमा पर कितना होगा, ठीक है, यानी कि अगर पृथ्वी पर भार किसी वस्तु का कितना है 12 न्यूटन, तो उसी उसी वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फ्रेंड समझना होगा कि जो वेट बराबर होता है तो वो क्या होता है मास इंटू ग्रेविटेशन एक्स, ठीक है, यानी कि द्रव्यमान जो हमेशा रहेगा कहीं भी ब्रह्मांड में कहीं भी ले जाए वो दोस्तों मास आपका सेम ही रहेगा, लेकिन जो आपका वजन चेंज होता है ना, किसकी वजह से चेंज होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से, ठीक है। पृथ्वी पर उसका अगर मान जी है, ठीक है, तो इसका एम जी का मान क्या दिया हुआ था पहले, पृथ्वी पर जो है तो 12 न्यूटन था, तो इसको 12 के बराबर कर देते हैं तो मास आपका हमेशा सेम ही रहेगा। तो आपका जो अब क्या हो रहा है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चंद्रमा पर आपको मान निकालना है भार, ठीक है, उस वस्तु का चंद्रमा पर भार क्या होगा, तो जी आपका क्या हो जाएगा, अब G/6 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बोला ही गया है। तो यहाँ पर 12 की जगह आपका 1/6 आएगा, यानी कि 2 न्यूटन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, जब किसी संख्या के 3 गुणे से, ठीक है, यानी कि जब कोई संख्या मान लेते हैं x है उसके 3 गुणे से 16 घटाया जाता है तो परिणामी 8 प्राप्त होता है। यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा आपका 24/3, तो x का मान 8 हो गया। तो मूल संख्या का घन कितना होगा, तो 8 का घन क्यूब कितना होता है 512, ठीक है। अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि कथन एक, ठीक है, एक शोध में पाया गया कि यदि हाई स्कूल के छात्रों को परीक्षा से पहले सोने के लिए 6 घंटे के बजाय 8 घंटे का समय मिलता है तो उनके अंकों में 20% की वृद्धि होती है। ऐसा शोध में से रिसर्च किया गया है। जब परीक्षा होती है तो बच्चों को अगर वो 6 घंटे सोते थे तो उनको 8 घंटे सोने दे तो परीक्षा जो अंक होते हैं परीक्षा के वो 20% वृद्धि हो जाती है उनमें। अब निष्कर्ष से क्या निकाल सकते हैं, यदि छात्र बेहतर अंक पाना चाहते हैं तो वह 6 घंटे की नींद की तुलना में 8 घंटे की नींद बेहतर है, ठीक है। तो ये राइट हो जाएगा क्योंकि यही तो बोला गया है कि ठीक है, क्योंकि 6 घंटे की अगर बजाय अगर 8 घंटे अगर वो सोते हैं तो उनको 20% अंक अधिक प्राप्त होंगे। तो यही तो सिंपल आपका क्या हो जाएगा जो है तो पहला राइट हो जाएगा, क्योंकि यही बोला जा रहा है कि अगर उनको
घंटे की बदौलत 6 घंटे की बजाय 8 घंटे की नींद दी जाती है, तो वह उनके लिए बेहतर रहेगी। ठीक है? छात्र तनावग्रस्त हैं क्योंकि सभी परीक्षाएँ कठिन हैं। इसके बारे में परीक्षा कठिन है या सरल है, कोई नहीं बात हुई है। केवल पहला ही आपका राइट होगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन, अब ये भी ब्लड रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, तो इसको देखना है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपसे क्या पूछा जाया गया है कि देखो W परसेंट एक्स है, यानी कि परसेंट का मान क्या दिया हुआ है? परसेंट का मतलब सी डी की मात्रा, यानी कि जो W हो जाएगी ना, W हो जाएगी किसकी मात्रा हो जाएगी? एक्स की मात्रा हो जाएगी। उसके बाद बोला जा रहा है कि डॉलर है, यानी कि जो सी डी का दामाद हो जाएगा, यानी कि W जो एक्स होगा ना, वो क्या हो जाएगा? वाई का दामाद हो जाएगा। ठीक है? तो एक्स वाई का दामाद हो जाएगा, यानी कि एक्स का क्या हो जाएगा? एक्स की पत्नी ले लेते हैं जैसे, ठीक है? और यहाँ पर वाई एक्स जो मेल हो जाएगा, पत्नी पति, पत्नी पत्नी हो जाएंगे, पति पत्नी। तो जो दामाद किसका होगा? एक्स अपनी पत्नी के पिता का दामाद होगा। ठीक है? यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद आपका है ठीक है, इधर डॉलर था, यहाँ पर उल्टा हमने कर दिया, सॉरी, डॉलर था। देखो डॉलर, डॉलर का मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? डॉलर, डॉलर का अर्थ सी डी की पत्नी है, यानी कि जो एक्स है वाई की पत्नी होगी। ठीक है? तो एक्स जो है वो वाई की पत्नी होगी, यानी कि ये पति पत्नी हो गए। उसके बाद आपका ये है, यानी कि जो सी डी के दामाद, यानी कि जो वाई होगी जेड की दामाद होगी। देखिए देखिए, तो अब हमने यहाँ पर क्या परसेंट को सबसे पहले सॉल्व करिए। देखो दिमाग कांस्टेंट रखना है आपको। ठीक है? अब यहाँ पर डॉलर का क्या है मतलब? डॉलर का मतलब है कि सी डी की पत्नी, यानी कि सी डी की पत्नी, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? एक्स वाई की पत्नी हो जाएगी। ठीक है? तो एक्स पत्नी हो जाएगी किसकी? वाई की। अब यहाँ पर ये सही बनाया हमने। उसके बाद आपका एंड है, तो एंड का मतलब क्या है आपका? कि डी के दामाद, यानी कि वाई किसका दामाद हो जाएगा? डी के दामाद हो जाएगा। उसके बाद बोला जा रहा है कि कौन सा यहाँ पर कथन सही होगा? तो डब्ल्यू जेड के पुत्र की पुत्री है, तो जो डब्ल्यू है जेड की पुत्र की पुत्री है, तो यहाँ पर जेड है। ठीक है? तो वाई जेड है, जेड आएगा डी की जगह। तो वाई डब्ल्यू जो है जेड के पुत्र की पुत्री है, ये तो नहीं राइट होगा। उसके बाद जेड डब्ल्यू की पुत्री है, तो जेड जो है डब्ल्यू की पुत्री है, ये भी गलत है। उसके बाद जेड डब्ल्यू का पति है, तो जेड डब्ल्यू का पति है, ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है? ये राइट हो जाएगा क्योंकि जो वाई की पत्नी के माँ अगर डब्ल्यू है, तो उसका अगर वाई का दामाद कौन हो जाएगा? एक्स की माँ का पति ही हो जाएगा। ठीक है? तो ये आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर कौन सा वेन डायग्राम आपका मांसाहारी पशुओं, शेरों और बाघों के बीच समंदर से आता है? तो आपका सिंपल सा देख रहे हैं कि चौथा ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मांसाहारी दोनों होते हैं। ठीक है? लेकिन अलग अलग होते हैं। मांसाहारी के अंदर दोनों आ जाएंगे अलग अलग। अगला क्वेश्चन, अब इसमें से आपको विषम बताना है, क्या हो जाएगा कि क्यू आर एस। तो यहाँ पर आपका +1 हो रहा है, फिर +1, इधर भी +1, इधर भी +1। ठीक है? यहाँ पर भी +1 +1, लेकिन यहाँ पर आपका -1 हो रहा है। ठीक है? तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत पिकासो के नाम से किसे जाना जाता है? भारत पिकासो के रूप में जाना जाता है किसको? एम.एफ. हुसैन को भारत पिकासो के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि कुछ नींबू पीले रंग के हैं, तो कुछ नींबू आपके ले लेते हैं, कुछ नींबू आपके पीले रंग के हैं। तो नींबू को एन से और पीले को पी से दर्शाते हैं। सभी पीले फल सभी पीले फल चकोतरा हैं। ठीक है? तो सभी जो पीले रंग के फल होंगे वो किसके अंदर आ जाएंगे? चकोतरा के अंदर आ जाएंगे। ठीक है? तो उसके बाद बोला कोई चकोतरा नींबू नहीं है, तो चकोतरा नींबू के अंदर तो आ रहा है ना ये वाला पार्ट। ठीक है? तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। कुछ नींबू चकोतरा है, तो कुछ नींबू चकोतरा है, ये आपका राइट हो जाएगा। केवल दूसरा ही आपका पालन करता है। ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपकी अगर वोकैबुलरी सही है तो ठीक है, नहीं तो बाकी आप ऑप्शन में टाइम लगेगा भले ही, लेकिन ऑप्शन में एक एक ऑप्शन करके आप इनको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है? इसका आंसर क्या होने वाला है? पहला ही ऑप्शन, क्योंकि मदर होता है इसका मतलब। ठीक है? MOTHER लिखा हुआ है। ठीक है? MOTHER ये लिखा हुआ है मदर। अगला क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि ऑक्सिलरी, ठीक है, यानी कि डैश दृश्य का लंबकोणीय दृश्य, यानी कि ऑर्थोग्राफिक व्यू है जिसे सम्मुख, क्षैतिज या प्रोफाइल तल के अलावा किसी अन्य तल पर दर्शाया जाता है, तो वह क्या हो जाएगा? ऑक्सिलरी व्यू। ठीक है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया गया कि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1200 की राशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी? ठीक है? तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व? आप देख सकते हैं कि जो आपका राशि दुगनी हो रही है, यानी कि अमाउंट क्या हो जाएगा? 2400 बराबर आपका मूलधन। ठीक है? और प्लस ब्याज, ब्याज क्या हो जाएगा उसको निकालना। ठीक है?
तो वो आपको यहाँ पर क्या होता है, मूलधन, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 1200 मल्टीप्लाई मूलधन 1+r/100, ठीक है, और t। तो यहाँ पर देखेंगे तो 1200 यानी कि 1 बराबर आपका क्या होने वाला है इधर से 1+r क्या है 4/100 इंटू टी, ठीक है। तो इधर से आप देखेंगे तो 1 बराबर आपका क्या होने वाला है 104/100 और घाट यहाँ टी है, ठीक है। तो यहाँ पर टी का मान क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है, 17.67। ओके, अगला क्वेश्चन 78वां क्वेश्चन है कि 2x बराबर अगर इतना है तो ग्राफ x को बिंदु P पर, ठीक है, यह जो ग्राफ है x को बिंदु P पर अल्फा बीटा पर काटती है, तो यहाँ पर इसका मान क्या होगा, ठीक है। अगर x अक्ष पर काट रही है यानी कि यहाँ पर y बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर y अक्ष पर काटती तो x बराबर 0 जाता, तो y बराबर 0 हम यहाँ पर रखेंगे तो x की वैल्यू 2x बराबर 5-3 इंटू 0 यानी कि x बराबर आपके क्या आने वाला है 5/2 आने वाला है, ठीक है। तो आपका जो x का मान 5/2 रखना यानी कि x यानी कि x ये है और बीटा जो है आपका वो ये y है, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे 2 अल्फा यानी कि x यानी कि 2 इंटू 5/2 और प्लस y का मान 0, ठीक है। तो आपका 5 ही आंसर आने वाला है, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से उस चर, ठीक है, की पहचान करें जो गैस के व्यवहार के बारे में नहीं बताता, ठीक है। तो गैस के व्यवहार के बारे में दोस्तों तापमान भी होता है, आयतन भी होता है, दाब भी होता है, लेकिन आपका समय नहीं होता, ठीक है। तो आदर्श गैस का फॉर्मूला PV बराबर mRT आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। इसमें तापमान भी है और आपका आयतन भी है, ठीक है, और आपका प्रेशर भी है। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। वे आयाम होते हैं जिन्हें आरेख में आवश्यक रूप से नहीं दर्शाया जाना चाहिए, तो इसका क्या हो जाएगा ऑक्सिलरी डायमेंशन, ठीक है। तो इसको दोस्तों आरेख में आवश्यक रूप से नहीं दर्शाया जाना चाहिए ऑक्सिलरी डायमेंशन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक धातु एक समान चालक का प्रतिरोध, यहाँ पर डैश होता है, ठीक है। एक धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है, इसकी वैद्युत प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसके क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और इसके लंबाई के बीच क्रमानुपाती होती है, ये भी हो जाएगा, ठीक है। जो आपका प्रतिरोध होता है वो पदार्थ की गुणवत्ता यानी कि रो मल्टीप्लाई लेंथ डिवाइड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया के बीच क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो इसके क्षेत्रफल के बीच क्रमानुपाती होता है। ओके, ऑप्शन नंबर तीसरा राइट होगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि दी गई किसी भी वस्तु के ऑक्सिलरी व्यू की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो कितनी होती है अधिकतम संख्या ऑक्सिलरी व्यू की अनंत होती है। ऑक्सिलरी मतलब कितना भी आप उसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं अपना, उसको मान सकते हैं, ठीक है, अनंत तक जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यहाँ पर 100 ग्राम वजन वाली एक गेंद 70 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष पर रखी है, ठीक है। तो 70 मीटर ऊंचे कोई भवन है और उसके शीर्ष पर रखी है बॉल, उसका जो है तो कितना मास है 0.1 किलोग्राम, ठीक है। और पूछा जा रहा है कि स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो स्थितिज ऊर्जा mgh होती है, तो मास इसका 0.1 है और यहाँ पर ये 10 ले लेते हैं अपन, और ये आपका हाइट कितना दिया हुआ है 70, ठीक है। यानी कि आपका आंसर क्या आने वाला है इधर से 70 जूल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वैद्युत प्रतिरोधकता का SI इकाई क्या होता है, तो ओम मीटर होता है, ठीक है। ये आप ध्यान देना, जो प्रतिरोध पूछता तो यहाँ पर क्या होता है ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधता बोला गया है, ठीक है। वैद्युत प्रतिरोधता का आंसर क्या हो जाएगा ओम मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि अगर ब्रैकेट को ये लिखा जा रहा है तो उसी कोड भाषा में मैट को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि W से U यानी कि आपका -2 हो रहा है। उसके बाद आप देख रहे हैं I से G, इधर भी -2, और आपका C से 2, ठीक है, C से 1 यानी कि इधर भी -2, यानी कि सभी जगह आपका -2 हो रहा है, तो इधर भी -2 करेंगे तो इधर आपको क्या आने वाला है K, और -2 करने पर इधर आपका Y हो जाएगा और B, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जब आप किसी कार की गति को दोगुना करते हैं तो इससे रोकते समय यह डैश गुनी अधिक दूरी तय करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों न्यूटन गति का तीसरा समीकरण v² बराबर q² + 2s लगेगा, ठीक है। तो v के पहले आपको v रखना है, तो आपका यही हो जाएगा, ठीक है। s का मान क्या हो जाएगा आपका
तो ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि प्रारंभिक वेग जीरो था। v स्क्वायर बराबर क्या होने वाला है आपका, कितना एस होगा, यानी कि इतनी दूरी तय करेगा। उसके बाद अगर उसका वेग दुगना कर दिया जाता है, उसकी गति दोगुनी कर दी जाती है, तो v 2v स्क्वायर होगा और बटे 2a और बराबर आपका एस डैश, यानी कि आपको इधर से 4v 2a, ठीक है, बराबर एस, यानी कि इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं 4s बराबर एस डैश, ठीक है। यानी कि जो अब वेग उसका गति उसकी दुगनी करने पर जो वह डिस्टेंस कवर करेगी वह 4 गुनी कवर करेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें आपको विषम आकृति चयन करना है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा इसमें आपको देखना है कितने इसमें वर्ग है, तो 1 2 3 4 5 6 4 10, ठीक है, 10 है इसमें। और दूसरे में आपके कितने हैं, इधर 4 3 7 3 10, इधर भी 10 हैं, लेकिन इधर देखें तो इधर 4 7 3 10 1 11, यानी कि इसमें 11 बन रहा है, तो यही अलग हो जाएगा। बाकी जो डी ऑप्शन होगा उसमें भी 10 ही होंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जब हम 5 की पावर 501 को 126 से विभाजित करते हैं तो शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होगा, ठीक है। सबसे पहले हमें 126 के आसपास इसको ले जाना है, ठीक है। तो 5 की पावर अगर आप 3 कर दें तो उसकी पावर क्या हो जाएगी आपकी 16 3 48, ठीक है। और क्या होने वाला है आपका 3 से आप डिवाइड करें तो 16 3 48, बचेगा आपका 2 3 यानी 167 हो जाएगा। और आपका 125 की पावर कितना हो जाएगा 167, ओके। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें अगर आप 126 का डिवाइड करेंगे और ये 125 है, ठीक है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। जो आपका रिमाइंडर बचेगा उसका पावर 167 है। पावर विषम है तो ऋणात्मक है, तो पावर विषम होने पर ऋण का 1 ही आ जाएगा। तो ऋण में तो दोस्तों आपको ये ऑप्शन ही नहीं दिया, तो यानी कि प्लस का जब आप लेंगे तो 126 में वो ऋणात्मक जो शेषफल घटा देना, ठीक है। तो यहाँ पर 125 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कथन है कि प्रश्न यहाँ बोला जा रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पर पर्याप्त होगा इस क्वेश्चन को उत्तर देने के लिए, ठीक है। तो प्रश्न है कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो बॉय और गर्ल का रेशियो आपसे पूछेगा कितना होगा। तो कक्षा में 20 लड़के हैं तो बॉय की संख्या क्या है 20 है, तो इससे केवल पहले ही ऑप्शन से हमें पता नहीं चल पाएगा कि गर्ल और बॉय का रेशियो क्या है, ठीक है। क्योंकि अभी हमें गर्ल बॉय का ही पता है, गर्ल तो मालूम ही नहीं है। तो आप बोला गया कि पूरी कक्षा में लड़कियों और, ठीक है, छात्रों की संख्या का अनुपात कितना है 3:7, तो इससे पता कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि लड़कियों ने गर्ल और टोटल स्टूडेंट का जो रेशियो है 3:7 है, यानी कि टोटल रेशियो में 3 गर्ल भी है, यानी कि जो आपका गर्ल हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी 3 रेशियो, और जो बचा हुआ 4 रेशियो क्या हो जाएगा बॉय, यानी कि गर्ल और बॉय का अनुपात यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपका कथन केवल 2 पर्याप्त अकेला पर्याप्त है, जबकि 1 अकेला पर्याप्त नहीं है, यही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर दी गई आकृति में न्यूनतम जो कितनी रेखाओं की आवश्यकता होगी आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आप जो वर्टिकल हैं उनको गिन लेते हैं 1 2 3, ठीक है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल वाली नहीं है कोई भी, तो यहाँ पर जो तिरछी हैं वो गिन लेते हैं 3 के बाद 4 5, ठीक है, 6 7 और आपका 8 9, यानी कि टोटल 9 ही लाइन की आपकी आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया गया है कि ए किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे, ठीक है। उसके बाद जबकि ए और बी एक साथ मिलकर यहाँ पर ए और बी अगर मिलकर काम करते हैं 15/2 दिन का टाइम लेते हैं, बी को अकेले उसी काम को करने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर 15 एलसीएम मान लेते हैं, तो इसकी क्षमता 1 हो जाएगी और ए और बी की क्षमता क्या हो जाएगी 2, ठीक है। तो अगर ए की पहले से 1 है तो बी की क्या हो जाएगी 2, 1 ही हो जाएगी, ठीक है, तभी तो 2 होंगी दोनों की योग, यानी कि एक अकेले काम करेगा, एक की इफिशियंसी से 15 दिन का उसे टाइम लग जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब एक जब आप 1 इंच को ब्रिटिश से एसआई इकाई में बदलते हैं तो कितने सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो 1 इंच में दोस्तों कितना सेंटीमीटर होता है आपका 1 इंच में आपका कितना सेंटीमीटर होता है 2.54 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखना, केवल याद ही रखने वाली चीज़ है। अगला क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि एक्स और वाई का अनुपात यहाँ पर क्या है, एक्स और वाई के आयु का अनुपात 4:5 है। उसके बाद 6 वर्ष के बाद, तो 6 साल इसमें ऐड करना है, 6 साल के बाद अनुपात 6:7 हो जाता है, ठीक है, 6:7। तो यहाँ से पूछा गया कि वाई की वर्तमान आयु क्या होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर +2 रेशियो बढ़ रहा है, यहाँ पर भी +2 रेशियो बढ़ रहा है, तो आपको कोई भी जरूरत नहीं है कि आप इसमें लड़ाई कॉन्सेप्ट लगाएं, ठीक है। 2 रेशियो बढ़ रहा है यानी कि दोनों जगह समान बढ़ रहा है, यानी कि 2 रेशियो बराबर किसके हो जाएगा 6 के, 1 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3,
आपसे y की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 5:15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 किलोवाट प्रति घंटा की ऊर्जा जूल में कितनी हो जाएगी, 3.6 इंटू 10⁻6 होती है। ठीक है, तो क्योंकि 1 किलोवाट पर आवर को आप में चेंज करेंगे, जूल में सेकंड चेंज करेंगे, तो वाट बराबर क्या होता है, जूल प्रति सेकंड। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आप इसको किलो को हटाएंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई होगा, फिर वाट करेंगे तो जूल बटे सेकंड। ठीक है, और घंटे को आपको सेकंड में चेंज करना होगा तो 36 कितना हो जाएगा, 36 इंटू आपका कितना हो जाएगा इधर से, देखो घंटे को अगर मिनट 60 मिनट हो जाएंगे, उसके बाद 60 सेकंड, यानी कि 3600 हो जाएगा। ठीक है, 3600 यानी कि आपका ये चीज़, और बटे जूल बट्टे आपका सेकंड रहेगा। ठीक है, तो आपका ये सेकंड में हमने मान निकाला, सेकंड से सेकंड कर जाएगा। आपका आंसर क्या होने वाला है, 3.6 1 2 3 4 5 और 1 दशमलव लगा दिया, तो यानी कि 10⁻6, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर चौथा राइट हो जाएगा। यह है कि यदि किसी कोड भाषा में इसको इतना लिखते हैं, इसको इतना, तो इसको इतना, तो आपका कौन सा अर्थ निकालना है कि टेबल और चेयर, तो एंड यानी कि एंड का निकालना है। तो आप एंड देखिए कहाँ पर है, एंड आपका इधर है, यानी कि एंड का जो है तो कोड क्या होगा, तो सबसे पहले टेबल और चेयर को कंपेयर करना है। तो चेयर का आपका ये है, ठीक है, 389 और 872, इसमें 8 ही कॉमन है, यानी कि चेयर का तो आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, तो चेयर का आपको मालूम हो गया 8। उसके बाद आप टेबल देख लेते हैं, टेबल कहाँ पे कॉमन है, टेबल आपका इधर है। ठीक है, वुड मेक टेबल, तो वुड मेक टेबल, और तो इधर क्या हो जाएगा, 389 है, तो 389 और आपका, ठीक है, वुड मेक टेबल, तो 389 और देखो 389, देखो इस पे एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर आपको एंड का निकालना है। ठीक है, और का यानी कि एंड का निकालना है, तो एंड आपका ये रहा, चेयर और टेबल को हटाएं सबसे पहले। तो चेयर का आप टेबल का देखें, तो टेबल कहाँ कहाँ पर है, तो इधर चेयर है, तो चेयर को ही सबसे पहले देख ले। चेयर का अगर कोड ये 379 है, तो उसके बाद चेयर आपका कहाँ पर है, इधर है चेयर। ठीक है, तो चेयर का ये कोड है 872, 872 और 379 में 7 कॉमन है, कि चेयर का क्या हो जाएगा, कोड 7 हो जाएगा। उसके बाद बचा हुआ आपका टेबल, टेबल का कोड यहाँ पर 872 है। ठीक है, 8 और 2 में से कोई होगा, और इधर आपका टेबल इधर है, यानी कि 8 और 2 में से कौन सा कॉमन है, आपका 8 कॉमन है, कि आपका क्या हो जाएगा, टेबल 8 हो जाएगा। तो बचा हुआ एंड क्या हो जाने वाला है आपका, 8 और 7 तो आपके ये हो गए, तो बचा हुआ आपका 2 जो हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, आपका एंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया गया कि 77 फ़ारेनहाइट को किसके बराबर रखेंगे, तो किस डिग्री सेल्सियस में आपको चेंज करना है। तो क्या होता है, C/5 बराबर F-32/9 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका C/5 बराबर F का मान क्या है, 77 माइनस 32/9। ठीक है, तो C/5 बराबर आपका क्या होने वाला है, इधर से 5, इधर से आपका 4/9, यानी कि अपना 45, यानी कि डिग्री सेल्सियस में कितना माना जाएगा, 25। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। और दूसरा भी एक अगला जो होता है K-273/5 होता है, इसको भी याद रखना। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि ऐंठन, मोच एवं भीतरी चोट की प्राथमिक चिकित्साओं को संक्षिप्त रूप से राइस में समाहित किया जाता है, जिसका अर्थ है रेस्ट और आइसिंग और कंप्रेशन। उसके बाद क्या हो जाएगा, एवं डैश है, तो आपका बचा हुआ क्या, ई से क्या हो जाएगा, इलेवेशन। ठीक है, तो उत्थापन। ठीक है, तो इलेवेशन आपका राइट हो जाएगा। अगला सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका, अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है, तो कंबोडिया में है। आप सभी लोग जानते होंगे कि अंकोर वाट का ये तो दुनिया का सबसे बड़ा जो मंदिर है, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। अगला क्वेश्चन में बोला कि दो संख्याओं का एलसीएम यहाँ पर 48 है, उनका अनुपात ये है। ठीक है, अगर उनका अनुपात ये है, तो उनका जो एक फार्मूला था है, उनका अनुपात का मल्टीप्लाई और बराबर क्या हो जाने वाला है, एलसीएम बटे HCF। ठीक है, तो HCF क्या हो जाने वाला है, इधर से HCF इधर से होने वाला है आपका 8। ठीक है, यानी कि HCF 8 है, यानी कि जो किसी भी नंबर में दोस्तों HCF तो उनका छिपा ही रहता है। तो यहाँ पर जो संख्या हो जाएगी 8 दूनी 16, 8 3 24। ठीक है, यानी कि इनका योग करेंगे तो कितना होने वाला, 40। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपने किए होंगे। और दोस्तों जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए करें। ठीक है, दोस्तों के साथ भी स्टडी ग्रुपों में शेयर किया करें। ठीक है, आप शेयर नहीं कर सकते हैं, ना ही सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो
चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।